नमस्कार, अमृत टीवी भारत में आपके स्वागत है। अब बात जयपुर से जुड़ी राजनीतिक बयानबाजी की, जहां चुनावी माहौल को लेकर सियासत तेज हो गई है। राजस्थान भाजपा अध्यक्ष मदन राठौड़ ने चुनाव प्रक्रिया और विपक्षी दलों के बयानों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि भारत का चुनाव आयोग पूरी तरह स्वतंत्र संस्था है और ईवीएम को सख्त सुरक्षा व्यवस्था के तहत स्ट्रांग रूम में रखा जाता है। मदन राठौड़ ने आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी का व्यवहार ऐसा रहा है कि वे मान लेती है कि अन्य राजनीतिक दल भी वैसा ही करते हैं, जबकि सोच गलत है। उन्होंने आगे कहा है कि टीएमसी पहले से ही हार मान चुकी है और हार के बाद क्या आरोप लगाए जाएंगे, इसकी भूमिका पहले से तैयार की जा रही है। साथ ही उन्होंने यहां भी कहा है कि ममता बनर्जी संविधान और संवैधानिक संस्थानों पर भरोसा नहीं करती है, जो कि उचित नहीं है। इस बयान के बाद राजनीतिक सरगर्मी और बढ़ गई है और अब इस प्रतिक्रिया का दौर जारी है। परिणाम आएगा चुनाव का, लेकिन कल जिस तरह से ममता बनर्जी ने स्ट्रांग रूम और ईवीएम में गड़बड़ी का आरोप लगाया और कहा कि हर ईवीएम और स्ट्रांग रूम में प्रत्याशी को खुद को जाकर सुरक्षा करना पड़ेगी, क्योंकि बीजेपी और सरकार की नीयत पर सवाल उठाया है। किस तरह देखते हैं ममता बनर्जी और टीएमसी नेताओं के इन बयानों को? देखिए, निर्वाचन आयोग सही तरीका अपनाता है और स्ट्रांग रूम में ईवीएम रखी जाती है। अब जिसके मन में तिनका है, मैं ये नहीं कहूँ, जिसका जैसा स्वभाव है वो ये सोचते हैं कि दूसरे का भी ऐसा ही होता होगा। ममता बनर्जी ने आज तक जैसा व्यवहार किया, फाइलें लेके आ गई किसी जांच एजेंसी के ऑफिस में जाकर के और दादागिरी से अपने मुख्यमंत्री के प्रभाव का उपयोग करके और वहाँ से फाइलें लेके आ गई, तो वो सोचती है कि दूसरी पार्टी भी ऐसा करती होगी या निर्वाचन आयोग भी ऐसा करने देता होगा। ये सोच गलत है। निर्वाचन आयोग स्वतंत्र संस्था है और वहाँ पर ऐसी एजेंसी को और जिम्मेवारी दी जाती है कि वहाँ पर परिंदा भी और पर नहीं रख सकता। तो जब इतनी सुरक्षा दी जा रही है, ईवीएम सुरक्षित घेरे में रखी जाती है, अब वो इस प्रकार का नाटक करना मीन्स खींच मिटाना, और फिर पहले से ही हार मान चुकी है कि हम तो हारने वाले हैं, तो हारने के बाद में क्या कहेंगे, कि इन पे आरोप क्या लगाएंगे, यही पहले भूमिका तैयार कर रही है। मैं सोचता हूँ कि ममता बनर्जी संविधान और संवैधानिक संस्थाओं पर भरोसा नहीं करती है, ये गलत। अब बात कोलकाता से जुड़ी एक बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया की, जहां पश्चिम बंगाल की सियासत एक बार फिर गरमा गई है। पश्चिम बंगाल बसपा अध्यक्ष सुकांता मजुमदार या संदर्भानुसार के राज्य की राजनीतिक स्थिति को लेकर तीखा बयान दिया है। वहीं इस खबर में प्रमुख रूप से बसपा के वरिष्ठ नेता सामिक भट्टाचार्य ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल की जनता ने मौजूदा सरकार को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि तृणमूल कांग्रेस भारी कोशिशें के बावजूद चुनावी प्रक्रिया को अपने नियंत्रण में नहीं ले सकी है। सामिक भट्टाचार्य ने आगे दावा किया है कि बड़ी संख्या में मतदाता उत्साह के साथ वोट कर रहे हैं और यहां मतदान परिवर्तन की ओर संकेत करता है। उन्होंने यह भी कहा है कि परिवर्तन हो चुका है और टीएमसी सत्ता से जा चुकी है, जिससे राज्य की राजनीति में एक बार फिर तीखी बयानबाजी शुरू हो गई है। फिलहाल इस बयान पर टीएमसी की ओर से प्रतिक्रिया आना बाकी है और पूरे मामले पर राजनीतिक तापमान लगातार बढ़ता दिख रहा है। सुप्रीम कोर्ट जो ऑर्डर दिया है जहां ममता बनर्जी गई, इस पर क्या कहें? अरे खारिज, पश्चिम बंगाल की जनता ने ममता जी को खारिज कर दिया, इस सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया। एक तृणमूल कांग्रेस नाम का जो पॉलिटिकल पार्टी है, ये पॉलिटिकल पार्टी है या दूसरा कुछ है? ये लेकर तो हर यूनिवर्सिटी में पीएचडी होगा 6 महीने के अंदर, और सत्ता बदल होने का 15 दिन का भीतर कितना जनता का पैसा ये कांग्रेसी, ये दूसरा किसी पार्टी का बड़ा बड़ा वकीलों को पास लौटाया गया, कितना पैसा लुटाया इन लोगों ने।
हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक, उसको हम एक व्हाइट पेपर पब्लिश करेंगे जनता को जानकारी के लिए। आज दोबारा से रीपोल हो रहा है, कई जगहों पे रीपोल हो रहा है दोबारा से आज ही। तृणमूल कांग्रेस लाखों कोशिश के बावजूद इस चुनाव प्रक्रिया को अपने कब्जे में नहीं ले सके। हाँ, छोटे मोटे थोड़े बहुत जगह पे ऐसा हुआ, फलता में हुआ, मगड़हाट में हुआ, डायमंड हार्बर में हुआ। वो एक स्पेशल मॉडल है ना, वो जिला, उस जिला का अनुकरण करते हैं सभी प्रदेश। उस जगह में थोड़ा बहुत हुआ, उसका रिपोल कराया जा रहा है। और भारी मात्रा में जो लोग वोट डालने नहीं सके उधर, वो आकर वोट दे रहे हैं। महिला भी दे रही है, उत्साह से दे रहे हैं, परिवर्तन के लिए दे रहे हैं। और परिवर्तन हो गया है, हो चुका है। तृणमूल कांग्रेस सत्ता से चले गए हैं। फलता में भी आज बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से, जहां पुनर्मतदान को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने दक्षिण 24 परगना जिले के मगराहत पश्चिम और डायमंड हार्बर में हो रहे पुनर्मतदान का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि चुनाव आयोग द्वारा यहां फैसला लोकतंत्र को मजबूत करने वाला है और मतदान शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा है। मौर्य ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि उनके आरोप यहां दिखाते हैं कि उनकी पार्टी हार के करीब है। और उन्होंने दावा किया है कि आने वाले नतीजे में बसपा को बड़ी सफलता मिल सकती है। वही उन्होंने नारी शक्ति के बढ़ती आक्रोश का जिक्र करते हुए कहा है कि देश भर में महिलाएं अलग अलग तरीकों से अपनी नाराजगी जता रही है। पश्चिम बंगाल में भी महिलाएं मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन करने की तैयारी में है। आप सबकी निगाहें 4 मई को आने वाले चुनाव परिणामों पर टिकी है। ने प्रयास किया, चुनाव आयोग के द्वारा पुनर्मतदान कराया जा रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है, ऐसा समाचार मिल रहा है। और 4 मई को तो दे दी गई, क्योंकि जितना विचलित हैं, जितना अनर्गल आरोप लगाने का प्रयास कर रही हैं, उससे ये साबित हो रहा है कि टीएमसी बहुत करारी पराजय के द्वार पर खड़ी है। 4 तारीख का पश्चिम बंगाल को भी इंतजार है, देश को भी इंतजार है। कब कमल खिले, कब सुशासन आवे, कब घुसपैठिए जाएं, कब गरीब कल्याण हो, कब महिलाओं का सम्मान हो, ये सबका ध्यान रखते हुए वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है और अच्छी सफलता प्राप्त करेगी। सर, आज मसाल यात्रा भी निकाली जा रही है। हाँ, आज मसाल यात्रा, देखिए, जो आधी आबादी यानी नारी शक्ति के अंदर जो आक्रोश है, उसे अलग अलग तरीके से देश भर में वो प्रकट करने का काम कर रही हैं। तो लखनऊ में भी, राजधानी है प्रदेश की, हजारों की संख्या में महिलाएं जो है अपना जो आक्रोश है उसको दिखाते हुए मसाल जुलूस निकालने का काम करने जा रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल में पुनर्मतदान को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है। इस बीच भाजपा नेता आरपी सिंह ने गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दक्षिण 24 परगना जिले के मगरहट पश्चिम और डायमंड हार्बर में दोबारा मतदान को लेकर कहा है कि इस बार टीएमसी ने नए प्रकार का खेला किया है और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए उन्होंने दावा किया है कि ईवीएम में बसपा के बटन पर टेप लगा दी गई थी ताकि मतदाता उस बटन को दबा ना सके। उनके अनुसार यहां कथित गड़बड़ी पकड़ी गई और जिसके बाद इन बूथों पर पुनर्मतदान कराना जरूरी हो गया। हालांकि इन आरोपों पर अभी तक इलेक्शन कमीशन पर ऑफ इंडिया या टीएमसी की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। चुनाव आयोग की निगरानी में पुनर्मतदान जारी है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अब देखना होगा कि इन आरोपों के बीच चुनावी नतीजे पर क्या असर पड़ता है। पिछली बार की जगह तो बहुत कम है, परंतु एक नई प्रकार का खेला इन्होंने किया इस बार कि बीजेपी के जो बटन थे उसके ऊपर उन्होंने स्टिकर लगा दिया था, ऊपर टेप लगा दी थी ताकि वह बटन को दबा ही ना सके। ये पकड़े गए, इसलिए वहां पर रीपोल जरूरी है। सर, टीएमसी ने इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा है, उसमें उन्होंने कहा है कि सीसीटीवी
डिस्ट्रप्शन के चांसेस है स्ट्रांग रूम के अंदर, इसको लेकर इल्जाम भी लगाया। सीसीटीवी जो कैमरास के जो वीडियोस होते हैं वह जो अलग अलग पार्टीज के जो काउंटिंग एजेंट्स होते हैं उनके लिए उपलब्ध रहते हैं। अब उसमें कहीं उनको डिस्ट्रप्शन देखती है तो उसके बारे में बात करें, अन्यथा बिना बात के एक बाउंडर खड़ा करने की कोशिश न करें। दिख रहा है कि वे चुनाव हार रहे हैं, इसलिए नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं ताकि बाद में हम कह सकें कि हम चुनाव क्यों हारे। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री राकेश सचन ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। राकेश सचन ने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास किया, जिसका उद्देश्य महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण देना है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस कानून को जल्द लागू करने के लिए संशोधन लाना चाहती थी और इसके लिए विशेष सत्र भी बुलाया गया, लेकिन विपक्षी दलों ने इस बिल को पारित नहीं होने दिया। सचिन के मुताबिक इस मुद्दे को लेकर देश भर की महिलाओं में आक्रोश है और जगह जगह जन आक्रोश कार्यक्रम आयोजित की जा रही है और उन्होंने कहा है कि उस उत्तर प्रदेश में भी महिलाएं मशाल जुलूस निकालकर अपना विरोध दर्ज कराएगी और साथ ही उन्होंने दावा किया है कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में विपक्ष को इसका राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा। सर, महिला आरक्षण विधेयक को लेकर आज दिव्यश्री महिला मसाल यात्रा निकालेगी, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे, तमाम महिलाएं उनके साथ भी शामिल होंगे। देखिए, नारी बंधन अधिनियम 2023 में सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने पास किया। मोदी जी की इच्छा थी कि 2029 में ही महिलाओं को ये हक मिल जाए, जिससे लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण दिया। इसीलिए एक सिंपल सा संशोधन लेकर के सरकार आई थी, जिसमें विशेष सत्र 2 दिन 16 और 17 चलाया गया। उस दौरान कांग्रेस हो, सपा हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, जितने भी विपक्षी दल थे, उन्होंने जब ये देखा कि नहीं, ये बिल में अधिकार महिलाओं को मिलने जा रहा है और मोदी जी और भाजपा की ये इच्छा है कि हम जो नीति निर्धारण में भी महिलाओं को आरक्षण दें, तो उन्होंने इस बिल को गिराने का काम किया। पूरे देश के लोगों ने इस कृत्य को देखा। आज जन आक्रोश है, महिलाओं में आक्रोश है। अभी विशेष सत्र 30 तारीख को माननीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश का बुलाया, जिसमें सभी माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे और उत्तर प्रदेश की तरफ से निंदा प्रस्ताव भी भेजा गया है। और आज पूरे विधानसभा, पूरे जनपद स्तर पर जन आक्रोश के कार्यक्रम हो रहे हैं, महिलाएं सड़कों पर हैं। निश्चित तौर पर आने वाले 2027 के चुनाव में ये खामियाजा विपक्षी दलों को झेलना पड़ेगा कि आधी आबादी केवल वोट लेने के लिए ही नहीं है, जबकि उसका हक और अधिकार की जब बारी आती है तो ये लोग 30 सालों से इस बिल को इसी तरह से पास नहीं होने देते। आज उसी को लेकर के महिलाओं का मशाल जुलूस है और ये जुलूस लखनऊ ही नहीं, गांव-गांव निकलेगा और आधी आबादी जब तक अपना अधिकार उनको नहीं मिलता तब तक वो संघर्ष करती रहेंगे। और भारतीय जनता पार्टी भी इस संकल्प के साथ कि महिलाओं को हक और अधिकार दिला करके ही रहेगी। ये हमारी पार्टी का एजेंडा है और माननीय मोदी और योगी जी का विजन है। कोलकाता के राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर, राज बिहारी विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी उम्मीदवार देवाशीष कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने उत्तर कोलकाता में हाई घटना पर सवाल उठाते हुए कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था और देवाशीष कुमार ने चुनाव आयोग पर भी निशाना साधते हुए कहा है कि अगर आयोग ने इस मामले की जानकारी पहले से राजनीतिक दलों को दी थी
तो संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक किए जाए। और उन्होंने आगे कहा है कि 2 दिन का खेल है, 2 दिन के बाद साफ हो जाएगा कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा। इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है और आप सभी की नजरें चुनाव परिणामों पर टिकी है। बढ़ाई गई है। अभी भी आप लोगों की तरफ से ये आरोप लग रहे हैं कि ईवीएम कहीं न कहीं खुले हुए हैं, हो सकते हैं। वो लोग कैसे अंदर किए हैं? जो नॉर्थ कलकत्ता में जो उसी दिन जो इंडोर स्टेडियम में हुआ था, वो तो होने नहीं चाहिए। बिना पूछ के, बिना सील है, वहाँ आदमी कहाँ से चला गया? तो वो लोग तो, हम लोग तो ये सोच सकते हैं जी उसमें कुछ वो लोग कर सकते हैं। लेकिन इलेक्शन कमीशन का कहना है कि हमारी तरफ से पूरी तरह सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, सिक्योरिटी है। इफ काउंटिंग भी जिस दिन होती है सब कुछ नीट रहेगा। हमने पार्टी के सारे जो रिप्रेजेंटेटिव कैंडिडेट्स उनको बता दिया था कि इस तरह से ये सब प्रोसेस हो रहा है। वो दिखा दीजिए, बोलिए। मुझे बता दिया था, उसको तो निश्चित डॉक्यूमेंट्स उन लोग के पास है, तो देना बोलिए ना, तब तो खत्म हो जाएगा। हम लोग बोल रहे हैं जो हम लोग को जानकारी नहीं था, और वो लोग बोल रहे हैं वो लोग हम लोग को बोल दिया था, तो उसका पेपर दिखाना देने से कौन सच कौन झूठ प्रमाण हो जाएगा। ये जिस तरह से टीएमसी कर रही है, बीजेपी का कहना है कि उनकी हार की बौखलाहट ये सब उनसे करवा रही है। तो 2 दिन का खेल है, इतना हड़बड़ी क्या है? चलो 2 दिन के बाद वो ठीक हो जाएगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। कोलकाता की बात करें तो ये हमेशा से ही टीएमसी के लिए स्ट्रांग पॉइंट रहा है। लगता है कि इस बार कोलकाता की 11 सीट में बीजेपी को एक भी सीट मिलेगी। खाता नहीं खुलेगा बीजेपी। अब और कोलकाता से जुड़ी एक खबर, बड़ी राजनीतिक खबर की। केंद्रीय मंत्री सुकांता मजूमदार का बयान सामने आया है। उन्होंने बताया कि 15 बूथों पर फिर से मतदान कराया जा रहा है, जिससे भारत का चुनाव आयोग संचालित कर रहा है। सुकांता जमुनदार ने कहा है कि मतदान प्रक्रिया जल्द ही पूरी होनी चाहिए ताकि 4 मई को जनता का फैसला सामने आ सके। उन्होंने टीएमसी पर निशाना साधते हुए कहा है कि पार्टी के भीतर हार का डर बैठ गया है, जिसके चलते हुए बार बार इस तरह के मुद्दे उठा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी ने विपक्ष की भूमिका निभानी शुरू कर दी है, क्योंकि उन्हें आने वाले नतीजों का आदेश हो चुका है। इस बयान के बाद राज्य की सियासत और गर्मा गई है और आप सभी की नज़रें 4 मई को आने वाले चुनाव परिणामों पर टिकी है। 15 बूथ पर जिस तरीके से क्या कहेंगे इस पूरे विषय को लेकर? देखिए, डायमंड हार्बर, मोगलाहाट, ऐसे बहुत सारे असेंबलीज पे, 3 असेंबलीज में 15 बूथों पर रीपोलिंग हो रहा है और मुझे तो लगता है ये संख्या बहुत कम है और फलता को लेकर अभी तक कोई डिसीजन नहीं आया। मालूम नहीं इलेक्शन कमीशन इसके बारे में क्या सोचेगा, क्या करेगा। लेकिन फलता में तो बहुत सारे बूथों में सेलोटेप भी लगाया गया, इत्र भी डाला गया। बीजेपी की ईवीएम में जो जहाँ पे सिंबल थी उसके सामने वाले बटन पर लोगों को डराने के लिए कि वो बीजेपी को वोट ना दे तो बाहर पता चल जाएगा। तो इस तरीके की बदमाशी टीएमसी के द्वारा किया गया है। तो अब इलेक्शन कमीशन सिर्फ 15 बूथों पे करा रही है। तो जो भी हो, अब इलेक्शन कमीशन कराए और जल्दी से जल्दी सारा इलेक्शन खत्म होकर 4 तारीख को जनता की राय आने दे, वही सबसे जरूरी है। टीएमसी के लीडर जो शशि पांजा है, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी है स्टेट इलेक्शन कमीशन को, कंसर्न जताया है सीसीटीवी डिस्ट्रप्शन को लेकर स्ट्रांग रूम में। उन्होंने डिमांड किया है कि इमीडिएट एक्सेस हो और इस तरीके की बातें लगातार ये डिमांड होते जा रहे हैं। देखिए, टीएमसी के दिल में हारने का जो डर है वो डर बैठ गया है। इसी के कारण बार बार इस तरीके की सारी चीजें उनके द्वारा उठाई जा रही है, जो पहले हम एज ए ऑपोजिशन उठाते थे। और जैसे मैंने बताया पहले भी कि टीएमसी ने अपना ऑपोजिशन पार्टी का रोल कल से ही शुरू कर दिया ममता बनर्जी के नेतृत्व में। अब नेता जब ऐसे करने लगेंगे तो बाकी लोग भी ऐसे ही करेंगे ना। तो सारा जो उनका जमावड़ा है, जो जमात है, सारा वही कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट गया था, नहीं, सेटबैक मिलना ही था। और मैं तो बहुत बार लाइट मोड में बोल चुका हूँ, क्यों कल्याण बनर्जी को लॉयर, एज ए लॉयर आप भेजते हैं? वो तो अच्छे लॉयर नहीं, हारेंगे ही। तो इस बार भी हारने का मौका मिला उनको
और कोर्ट ने उनको समझा दिया कि डेमोक्रेसी क्या है। इलेक्शन कमीशन किसको देके काउंटिंग कराएगी, तो इसकी ये उनकी प्रेरोगेटिव है, तो वो प्रेरोगेटिव, वो पावर उनके पास है। और वो तो ऐसे नहीं कि कोई कॉन्ट्रेक्चुअल लोगों से करा रहा है, जो परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनके द्वारा किया जा रहा है। लेकिन ये बार बार ये एकदम लास्ट मोमेंट में बस 2 दिन रह गए हैं काउंटिंग के, आज तो 2 तारीख हो गया, 3 और 1 दिन ईवीएम टेम्परिंग की बात हो रही है, स्ट्रांग रूम के बाहर फुटेज को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, उसके बाद काउंटिंग को लेकर भी अलग अलग नियम कानून बनाने की बात है। क्या लग रहा है ये पूरी जो प्रक्रिया चल रही है, क्या चल रहा है? देखिए, टीएमसी की तरफ से हार की डर की वजह से बार बार इस तरीके की जो एलिवा या लांछन जो भी बोली इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि टीएमसी भी सोच समझ गई है कि आगे आने वाले जो रिजल्ट है वो रिजल्ट उनको निराश करेगी, हताश करेगी और बीजेपी की सरकार बनेगी। इसीलिए बार बार इस तरीके की बातें उनकी तरफ से आ रही है। नोएडा से एक सकारात्मक और अहम खबर सामने आई है, जहां मजदूर दिवस के अवसर पर श्रमिकों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की गई। नोएडा के जिलाधिकारी मेधा रूपम ने बताया कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में श्रमिकों के कल्याण के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उन्होंने जानकारी दी है कि ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में एक नया एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हॉस्पिटल शुरू किया जा रहा है, जिससे श्रमिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेगी। इसके अलावा झेवर क्षेत्र में एक सीएम कॉपोजिट स्कूल का भी उद्घाटन किया गया। मेधा रूपम ने कहा है कि प्रशासन ने पूरे जिले में मिलकर श्रमिकों के लिए विशेष पहल की है और मजदूर दिवस के मौके पर लगभग 68 निजी अस्पतालों में श्रमिक भाइयों और बहनों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा दी जा रही है। उन्होंने यह भी बताया है कि ये सुविधाएं आगे भी कुछ दिनों तक जारी रहेगी और सभी श्रमिकों से अपील की कि वे आगे आकर इनका अधिक से अधिक लाभ उठाइए। जी ने बहुत चिंता करी है श्रमिकों की, और आज के कार्यक्रम में कई सारी इनॉग्रेशंस हुए हैं, कई सारे शिलान्यास हुए हैं। जैसे ईएसआईसी हॉस्पिटल एक नया ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में आ रहा है, सीएम कंपोजिट स्कूल जेवर क्षेत्र में आ रहा है। तो हर तरह से श्रमिकों के लिए चिंतन कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। इसके साथ जिले भर में भी सभी ने एक परिवार के रूप में बहुत प्रयास किया है, बहुत प्रयत्न किया है। आज लगभग 67 निजी अस्पताल निःशुल्क ट्रीटमेंट रखेंगे सभी श्रमिक भाइयों और बहनों के लिए। इसके साथ साथ 134 हमारे सरकारी अस्पताल एवं हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में भी निःशुल्क सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। इसके अंदर इंक्लूडेड है 25 ऐसे कैंप्स जो कि श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र में हैं। वहां पर इन कैंप्स में अलग अलग वैन्स भी उपस्थित रहेंगी। ये वैन स्टेट ऑफ आर्ट है, जैसे कि अगर डेंटल की कोई सर्जरी होनी है वो सर्जरी भी इस वैन में हो सकती है। इस प्रकार की स्टेट ऑफ आर्ट जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं वो सभी श्रमिक भाइयों और बहनों के लिए उपलब्ध रहेंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबर देखते रहिए हम टीवी भारत।